गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। देखिए, हमने 26 जनवरी को जो बायोलॉजी वाले जो टॉपिक हैं रीट के अंदर सेकंड लेवल के अंदर, उनको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें जो सबसे पहले हमने जो हमारा टॉपिक था उसकी जिसकी हमने शुरुआत की थी, सूक्ष्म जीव। क्या थे? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव में हमने कवक को इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारी बातें उसमें पढ़ी हमने कवक के बारे में, आर्थिक महत्व और हानिकारक महत्व, लाभदायक महत्व कौन से होते हैं, कौन से इनके द्वारा पादपों में रोग होते हैं, कौन से मनुष्य के अंदर रोग होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवाणु। क्या पढ़ेंगे? जीवाणु। ठीक है। और इसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर हम वायरस पढ़ेंगे। पीछे वाला वीडियो भी लगभग 1 घंटे के आसपास का था और ये भी लगभग 1 घंटे का ही बनने वाला है, क्योंकि जो आप लोग गाइड पढ़ते हो, जो भी पुस्तकें लाते हो बाज़ार से, कोई भी हो, वो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, उनमें आपको बहुत ही संक्षेप या जो है संक्षिप्त में विवरण मिलता है, बहुत ही कम विवरण मिलता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें स्कूलों में लगाई जाती हैं उनमें पूरा विवरण मिलता है। कवक की हमने बात की, बहुत सारी बातें रह भी गई कवक में, लेकिन जितना उस वीडियो में हमने किया बहुत था। जीवाणु के बारे में भी हम बात करेंगे। और देखिए, जब हम रीट का सिलेबस देखते हैं तो सूक्ष्म जीव में लाभदायक और हानिकारक महत्व जरूर पढ़ने हैं हमें, क्योंकि वो ब्रैकेट में लिख रखा है, वहाँ से प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में लास्ट में हम वायरस पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे जीवाणु टॉपिक की। ठीक है ना? जीवाणु टॉपिक की ध्यान से आपको वीडियो देखना है लास्ट तक। ठीक है? और आपको पूरा समझ में आएगा। बैक्टीरिया, ओके। जीवाणु की बात करते हैं तो जीवाणु जो है, सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने कवक के अंदर आप लोगों को जगत बताए थे। RH वियटेकर द्वारा दिए गए जगतों की हमने बात की थी। और उनके अंदर, उन जगत के अंदर अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को कुछ जगत बताए थे। जैसे एक तो बताया था मोनेरा, एक बताया था प्रोटिस्टा, एक बताया था फंजाई, एक बताया था प्लांटी और एक बताया था एनिमेलिया। ठीक है? ये हमने बात की थी वहाँ पे पंच जगत पद्धति के अंदर। यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, जो फंजाई था इसमें तो हमने किसकी बात कर ली? कवक की बात कर ली कि इसमें कवक आते हैं। क्या आते हैं? कवक आते हैं। अब जो दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव, कौन सा? जीवाणु। तो जीवाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस जगत में आएंगे? तो वो मोनेरा के अंदर आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया जो हैं या जीवाणु जो हैं वो किस जगत के अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही बनता है, बैक्टीरिया को किस जगत के अंदर रखा गया है? जीवाणु जगत के अंदर रखा गया है। ठीक है? ये इसकी पहली बात होगी। इसके बाद में हम जो जीवाणु है इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि जीवाणु की खोज के बारे में क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो जीवाणु होते हैं, बाकी जितने भी जीव होते हैं या फिर मोनेरा जगत के जो जीवाणु होते हैं वो एक कोशिक, ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो जिनमें अस्पष्ट केंद्रक हो, जिनमें केंद्रक कैसा हो? अस्पष्ट हो। केंद्रक कैसा हो? अस्पष्ट केंद्रक होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिक एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनकी खोज अगर बात करें, डिस्कवरी की अगर बात करते हैं कि डिस्कवरी किसने की थी, तो
खोज का श्रेय जाता है, अगर नाम आपको बताऊं तो एंटोनी, पूरा नाम आप देख लीजिए, एंटोनी वॉन लुवेनहोक। ये वैज्ञानिक हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड देश के रहने वाले थे। हॉलैंड देश के रहने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लुवेनहोक। इनका खोज का जो है वो श्रेय जाता है। इन्होंने 1676 के अंदर इनकी खोज जो है वो की थी। कब की थी इनकी खोज? 1676 के अंदर की थी। तो ये बहुत ही अच्छा पर्सन है। अब इन्होंने खोज जो है वो किस में की और इन्होंने क्या नाम दिया, तो ये बातें आपको गाइडों में बहुत कम मिले। गाइडों में ये जरूर मिलेगा आपको कि एंटोनी वॉन लुवेनहोक जो है उन्होंने क्या किया था, इनकी जो है खोज जो है वो की थी, लेकिन किन में की थी ये आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, वर्षों तक रखे हुए जल, उन्होंने जल जो बहुत वर्षों से रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लार व दांतों के खुरचे हुए मेल, जो लार एवं दांतों पे जो मेल लगता है उनका अध्ययन किया और उन्होंने क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। किसके अंदर देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इन्हें कुछ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए और उनको इन्होंने नाम दिया जंतुक या एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया? जंतुक या एनिमलक्यूल। ये नाम किसने दिया था? एंटोनी वॉन लुवेनहोक ने दिया था। ठीक है। इस खोज के लिए ही जो जीवाणु विज्ञान होती है, बैक्टीरियोलॉजी, कौन सी विज्ञान? जीवाणु विज्ञान। जीवाणुओं का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और एंटोनी वॉन लुवेनहोक को इस जीवाणु विज्ञान का फादर या जनक कहा जाता है। फादर या फिर क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लुवेनहोक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हीं को आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होती है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है या इन्हीं को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी? जीवाणु की खोज की थी। इसके अलावा जीवाणु की खोज के बारे में आपको बता दिया मैंने। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो लगभग सभी आवासों या सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी आवासों क्या है? सभी स्थानों पर जीवित रह सकते हैं, इनमें ऐसी क्षमता भी होती है। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक संख्या इन्हीं की होती है। सूक्ष्म जीवों में अगर बात करें तो सर्वाधिक संख्या जो है वो इन्हीं की होती है। ठीक है ना। इसके अलावा दो वैज्ञानिकों के बारे में आपको और बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो वैज्ञानिक है जिसका नाम है लुई पाश्चर। आपने नाम सुना होगा, बायोलॉजी वाले तो हैं उन्होंने तो सुना है, मैथ्स वाले उन्हें नहीं सुना होगा। लुई पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया था। क्या प्रतिपादित किया था? रोगाणु सिद्धांत। ये भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। क्योंकि इन्होंने जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें टैक्सोनॉमी का जनक या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। वर्गीकरण जो होता है ना, जिसमें जीवाणुओं को अलग रखा गया, विषाणुओं को अलग रखा गया, और भी बहुत सारे जो कवक हैं, पादप हैं, इनको अलग अलग रखा गया, वर्गीकरण दिया था इन्होंने। तो द्विव नाम पद्धति भी दी थी इन्होंने, दो नाम वाली, वंश और जाति वाली। ठीक है। तो इसके आधार पर इनको वर्गीकीय या जनक कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने ही क्या किया, जीवाणु जो होता है इसका एक वंश बनाया। जीवाणुओं का जो वंश था वर्मीज, उसमें जीवाणुओं को इसी वैज्ञानिक ने रखा था। किसने?
केरोलस लिनियस ने ही रखा था। तो ये बात भी यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और था। देखिए अभी हम जीवाणु की जो सामान्य बातें हैं वो कर रहे हैं। जीवाणु की बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है जीवाणु, जिसकी हम बात इसी वीडियो के अंदर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बात तो सामान्य बातें हैं जो परीक्षा में लगभग पूछ ली जाती हैं। अब हमारे सिलेबस में क्या है, जीवाणु नाम दे रखा है, सिर्फ ये नहीं दे रखा कि जीवाणु का आवास पढ़िए, उसके प्रकार पढ़िए। तो अगर अकेला नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब उसकी प्रत्येक जानकारी को हमें जानना अति आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो हम लोग जितना पढ़ के गए उसमें से कुछ आया नहीं, और जो नहीं पढ़ के गए उसमें से प्रश्न आ गया, तो पूरी जो हमारी मेहनत होती है वो व्यर्थ चली जाती है। देखिए आगे एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था रॉबर्ट कोच। क्या नाम था? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, 1876 में, मतलब लगभग 200 साल बाद इन्होंने हेजा है, ये भी जल द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग है, ये भी जीवाणु जनित रोग है, एंथ्रेक्स, ठीक है। एक क्षय रोग, टीबी रोग जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये भी जीवाणु द्वारा ही होता है। हम लास्ट इस वीडियो के अंत में बात करेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों की। तो ये क्षय रोग को उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं उनको इन्होंने अलग किया था, अर्थात अलग से इनका रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, अध्ययन किया था। अब एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था J.L. लिस्टर। उन्होंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिनके जो जीवाणु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूइकनोक आपको याद रखना है, लुई पास्चर भी आपको याद रखना है, और केरोलस लिनियस भी। यहाँ पे क्या है, इनसे प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए जीवाणु जो हैं उनका अध्ययन अगर करते हैं तो एक जीवाणु के अध्ययन में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, वो क्या हैं देखिए, जो गाइड्स में बहुत ही कम या सीमित मात्रा में दे रखी हैं। देखिए जीवाणु लिख देता हूँ मैं। जीवाणु में कुछ 4 श्रेणियाँ और आती हैं। कैसी श्रेणियाँ आती हैं? 4 श्रेणियाँ और आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो होता है, एक अगर बात करें आगे बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? आगे है बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर आगे बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले हम इसी की बात करने वाले हैं, आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे सबसे पहले। इसके अलावा मैं साथ साथ नाम बता देता हूँ। एक तो हम यू बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, एक हम साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, और एक लास्ट में जो अलग से श्रेणी बनाई गई है वो है माइकोप्लाज्मा की। किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। उसकी भी हम लास्ट में बात करेंगे, और माइकोप्लाज्मा से कई बार प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। देखिए तो अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आगे बैक्टीरिया की। देखिए आगे बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक नंबर यहाँ पर लगा के भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्की बैक्टीरिया लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। जो विशेष प्रकार के जीवाणु, इनको क्यों कहा जाता है कि विशेष प्रकार के? कैसे होते हैं? होते जीवाणु ही हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार के इसलिए होते हैं, ये कठिन से कठिन आवासों में भी निवास कर सकते हैं। कैसे? क्या बताया मैंने? ये कठिन से कठिन आवासों में भी क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। जैसे लवणीय क्षेत्र हैं, गर्म झरने हैं, भाई गर्म झरनों के अंदर भी ये जीवित रह सकते हैं। किसके अंदर जीवित रह सकते हैं? गर्म झरनों के अंदर भी ये जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा कच्छ क्षेत्र में भी जीवित रह सकते हैं, कच्छ क्षेत्र के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। गर्म झरने में जो रहते हैं उनका उदाहरण है थर्मोएसिडियोफिल्स। भाई थर्मो का मतलब गर्म, और थर्मोएसिडियोफिल्स जो जीवाणु है वो गर्म झरनों। कच्छ क्षेत्र में अगर बात करें तो मिथेनोजेंस जो होते हैं ना, मिथेनोजन जीवाणु जो होते हैं वो कच्छ क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, नोट लगा के आप लोग इसको याद कर सकते हो। ये पूछा गया कि आर्की बैक्टीरिया जीवाणु की भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है? तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है
प्यारे दोस्तों वो प्रोटीन युक्त होती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं? प्रोटीन युक्त होती हैं। किस युक्त होती हैं? प्रोटीन युक्त होती हैं। और यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए क्या करता है? मजबूत करता है। प्रोटीन युक्त होने के कारण ही ये प्रतिकूल परिस्थितियों में आसानी से अपना जीवन यापन जो है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार मिथेनोजन जीवाणु गाय व भैंस के आंतों में भी पाए जाते हैं। जो ये कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं मिथेनोजन जीवाणु, ये यहाँ पे आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये गाय व भैंस के आंतों में भी पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? गाय व भैंस के आंतों में। गाय व भैंस के आंतों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? मिथेनोजन, जो अभी हमने बात की थी कचरन वालों की, वही किस में पाए जाते हैं? आपके गाय भैंस की आंत, जो इंटेस्टाइन जो होती है ना, जैसे हमारे अंदर छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं, उसी प्रकार जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी क्या है? ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जीवाणु गोबर से मीथेन गैस उत्पादन करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं, ये गोबर जो होता है ना, और अगर आर्कीबैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो मीथेन गैस बन जाती है। कौन सी गैस बन जाती है? मीथेन गैस जो है वो बन जाती है। ये बातें तो हो गई आर्कीबैक्टीरिया की। 2 नंबर पे है यू बैक्टीरिया। 2 नंबर पे कौन सा है? यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यू बैक्टीरिया। देखिए यू बैक्टीरिया, हर बात इम्पोर्टेंट है और मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही बता रहा हूँ। यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। ट्यूर जो बैक्टीरिया है वो भी इनको क्या है? कहा जाता है। इनको ही, और जो हम जीवाणु शब्द यूज करते हैं, जैसे हम शुरुआत में हमने लिखा टॉपिक में कि जीवाणु पढ़ रहे हैं, तो वास्तव में हम किसका अध्ययन करते हैं? यू बैक्टीरिया का ही अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? यू बैक्टीरिया। और उन्हीं को क्या बोला जाता है? सत्य जीवाणु। अर्थात जो हम रियल में जिन जीवाणुओं की बात करते हैं वो कौन से होते हैं? सत्य जीवाणु होते हैं। आगे बैक्टीरिया की हमने बात कर ली, ये विशेष प्रकार के होते हैं। सत्य जीवाणुओं की बात करते हैं तो इनकी पहचान जो है वो एक कठोर कोशिका भित्ति व इनमें एक कसाब होता है, उनकी उपस्थिति के कारण की जाती है। इनमें क्या होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है तथा इनमें कसाब भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कसाब भी पाए जाते हैं, जो इन्हें चलने में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? गति प्रदान करने में इनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम अगर बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, किसकी? इनकी यू बैक्टीरिया की तो हम पूरी कंप्लीट बात जो है वो करने ही वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। 3 नंबर पे कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को अगर हम बात करें तो इन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये मत सोचना ये शैवाल हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल कहा जाता है। नील हरित शैवाल, ठीक है। ये एक प्रकार के क्या होते हैं? जीवाणु ही होते हैं। नील हरित शैवाल अगर बात करें तो ये अकसाबी होते हैं। इनमें किसी प्रकार के जो कसाब हैं वो नहीं पाए जाते हैं और इनमें हरे पादपों की तरह पर्णहरित ए पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, पर्णहरित ए, ठीक है ना, जो संरचना को क्या कर देता है? हरे रंग की कर देता है। संरचना को कैसा रंग प्रदान करता है? हरा रंग प्रदान करता है। साइनोबैक्टीरिया जीवाणु की अगर बात करते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। ये बात तो इनकी हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जीवाणु की, ये बातें तो हमने कर ली। इसके बाद में अब जीवाणु की बात आती है कि जीवाणु का आवास क्या होता है। अब सीधी सी बात मैं आपको यही कहूँगा कि हम मुख्य यू बैक्टीरिया जीवाणु की बात करने वाले हैं। सामान्यतः कठोर भित्ति वाले और जिनमें कसाब होता है उन जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु कहा जाता है। एक मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया साथ में बता दिया। अब एक माइकोप्लाज्मा भी होता है, उसकी बात मैं आपको लास्ट में करूँगा। इस वीडियो के लास्ट में हम माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में कर लिए जाते हैं। तो हम लास्ट में किसकी बात करेंगे? आपके यू बैक्टीरिया की आपके माइकोप्लाज्मा की जो है वो बात करेंगे। अब आगे का टॉपिक देखिए हमारा क्या रहने वाला है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे किसकी? जीवाणु के आवास की। जीवाणु का आवास, हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया।
जीवाणु का आवास। जीवाणु आवास, देखिए मैंने वैसे तो आप लोगों को कहा कि जीवाणु जो हैं वो लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जीवाणु जो हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। तो साथ में आपको पूरी जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है कि आपको पूरा ज्ञान इसमें मिले। तो ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब है ये भूमि मृदा, वायु, जल, भोजन व जंतुओं के अंदर भी मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो मानव की आंत में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मानव की आंत में भी। और मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है वो ई कोलाई होता है। कौन सा होता है, ई कोलाई। और ई कोलाई का हम आगे मैं आपको इसका महत्व भी बताऊंगा। ई कोलाई का, इस्चेरिया कोलाई जो जीवाणु है उसका हम महत्व की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ई कोलाई जीवाणु जो है वो मानव की आंत में पाया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मानव की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ई कोलाई, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये न्यूनतम तापमान -190 डिग्री तक, अगर बात करें ना, सर्वव्यापी होते हैं तो -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम अगर बात करें, उच्चतम की अगर बात करते हैं तो ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना, 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जीवित रह सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो कुछ जीवाणु तो बर्फ़ व उबलते जल में भी जीवित रहते हैं। बर्फ़ के अंदर उबलते जल में भी क्या है, जीवित रह सकते हैं। कुछ बहुत ऊंचाई पर, कुछ ज़मीन के अंदर भी 16 फीट तक, जहाँ तक ना तो हवा पहुँच सकती नीचे ज़मीन में 16 फीट तक भी ये जीवित रह सकते हैं। जीवाणु जो है वो वर्षा जल में भी हो सकते हैं, आसूत मतलब स्वस्थ जल में भी हो सकते हैं, कुएं के गहरे पानी में भी पाए जा सकते हैं। ज्वालामुखी की राख, देखिए अगर हम बात करें तो अभी जो मैंने बोला कि जीवाणु जो है ज़मीन के 16 फीट तक नीचे गहराई तक भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो वर्षा जल में नहीं होते हैं। अभी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है ना, ध्यान रखना, नोट लगा के आप लोग इस बात को याद रखना। कहाँ नहीं पाए जाते, निम्न में से जीवाणु नहीं पाए जाते, तो वर्षा जल में नहीं होते हैं। एक जो आसूत जल होता है, ठीक है ना, प्योर वाटर जिसे बोलते हैं, उसमें भी नहीं पाए जाते। इसके अलावा कुएं के गहरे पानी में भी नहीं पाए जाते, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ज्वालामुखी की राख में भी नहीं मिलते हैं। ज्वालामुखी की जो राख होती है वहाँ पर भी किसी प्रकार के जीवाणु की अभी तक उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। और इनकी ज़्यादातर ये कहाँ पे मिलते हैं, जो मल पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, मल पदार्थ होते हैं, उन पे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फल के ऊपर ज़्यादा मिलेंगे। दूध में आपको पता ही है, हम आगे भी बात करेंगे, लैक्टोबैसिलस जो है, ठीक है, आदि जो है, लैक्टोबैसिलस तो दही के अंदर होता है, ठीक है। दूध में भी हम लोग जो है वो आगे बात करने वाले हैं। आदि जगह के ये जो है इनकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये थे आवास के बारे में। किसके बारे में थे, आवास के बारे में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे जीवाणुओं के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आता है कई बार कि प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए प्रकारों की हम लोग बात करेंगे, जीवाणुओं के प्रकार की। तो जीवाणुओं के प्रकार का की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें उनका आकार और आमाप भी पता होना चाहिए। आकार के आधार पर हम इनकी बात करेंगे प्रकारों की, ठीक है ना। आकार के आधार पर मैं आपको 6 प्रकार के बताऊंगा ये। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आमाप की। किसकी बात कर लेते हैं, आमाप की बात कर लेते हैं। साइज की बात जो है वो कर लेते हैं, किसकी, साइज की। फिर हम शेप के आधार पर इनको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए आमाप की अगर बात करते हैं तो आमाप में क्या होगा वो देखिए। ये जो होते हैं अत्यधिक सूक्ष्म आमाप के होते हैं। सामान्यतः जीवाणुओं की अगर बात करें तो ये 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा, जिसे खुली आंखों से देख पाना असंभव है, ठीक है। इसके अलावा 2 से 10 लंबाई इनकी 2 से 10 माइक्रोमीटर, लंबाई कितनी, 2 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है।
कुछ जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जीवाणु, यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, नोट लगा के आप लोग इसको याद रख सकते हो। सबसे बड़ा जीवाणु, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जो जीवाणु है वो होता है बेगिया टोआ मिराबिलिस है। कौन सा है? बेगिया टोआ, याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, बेगिया टोआ मिराबिलिस, बेगिया टोआ मिराबिलिस। ठीक है, ये जीवाणु जो होता है ये सबसे बड़े आमाप का होता है। क्या होता है? सबसे बड़े आमाप का होता है। और इसका जो आमाप होता है उसकी अगर हम लोग बात करें, व्यास जो होता है वो 16 से 45 माइक्रोमीटर का होता है। कितने का होता है? 16 से 45 माइक्रोमीटर का होता है। जबकि इसकी लंबाई अगर बात करते हैं तो 80 माइक्रोमीटर से भी अधिक हो सकती है। बात करते हैं आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। आकार के आधार पर अगर बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जो शेप है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए शेप के आकार पर आपको बताता हूँ, शेप के आधार पर आपको बताता हूँ। तो मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग एक एक की बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहला जो होता है 1 नंबर, वो है कोक्स या गोलाकार। अब आपको जिस शब्द या जिस जीवाणु के पीछे कोक्स लगा हुआ मिलेगा वो क्या होगा? कौन सा जीवाणु होगा? गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार जीवाणु। ठीक है, गोलाकार जीवाणु, कोक्स या गोलाकार जीवाणु। देखिए, कोक्स या गोलाकार जीवाणु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जीवाणु गोलाकार होते हैं। इनका व्यास की बात करते हैं तो 0.5 से 1.25 माइक्रोमीटर होता है। इनमें कसाबिकाएँ नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? कसाबिकाएँ। जो गति में काम आती हैं ना, वो कसाबिकाओं की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। कसाबिकाओं की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। ये जीवाणु भी कई प्रकार के होते हैं। जो कोक्स या गोलाकार जीवाणु होते हैं ये भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार जो हैं वो जिनके हम लोग बात करेंगे वो देखिए, इनके प्रकार, फिर से प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई, हम इनको ज़्यादा विस्तार से तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैं बता देता हूँ। माइक्रोकोकाई की बात करते हैं तो ये अकेले मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोकोक्स, जैसे माइक्रोकोक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, माइक्रोकोक्स हो गया। माइक्रोकोक्स के अलावा अगर बात करते हैं तो माइक्रोकोक्स की और जैसी जातियाँ हैं, एगिलिस हैं, माइक्रोकोक्स ओरिएसस हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा जो इसमें होगा, दूसरे की अगर बात करते हैं तो वो है डिप्लोकोक्स। डिप्लोकोक्स कौन सा है? डिप्लोकोक्स। डिप्लोकोक्स की बात करते हैं तो ये संख्या में 2 होते हैं। कैसे होते हैं? संख्या में 2 रहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। कौन सा? डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। कौन सा होता है? डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। ये 2 होते हैं संख्या में। टेट्राकोक्स, मतलब ये कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 4 वालों के उदाहरण की, ठीक है ना, तीसरा जो था टेट्राकोक्स। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं उदाहरण की तो माइक्रोकोक्स, टेट्राजिनस, नाइसीरिया। ठीक है, ये इसमें आएंगे। बाकी ये बहुत हाई लेवल का हो जाता है लेकिन आप लोग इसको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोक्स। 4 नंबर पे आता है स्ट्रेप्टोकोक्स। हम कोक्स के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। मैंने बताया माइक्रोकोकाई अर्थात एक रहता है, अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया डिप्लोकोक्स 2 समूह में रहते हैं, टेट्राकोक्स 3 रहते हैं। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रेप्टोकोक्स की, तो स्ट्रेप्टोकोक्स में ये श्रृंखला के रूप में मिलेंगे। किस रूप में मिलते हैं? श्रृंखला के रूप में जो है वो मिलते हैं, चैन के रूप में। किसके रूप में मिलते हैं? चैन के रूप में मिलते हैं। जैसे अगर बात करें तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक चैन के रूप में ये मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बताऊं
तो इसमें आप स्ट्रेप्टोकोक्स लेक्टिस याद रख सकते हो, स्ट्रेप्टोकोक्स लेक्टिस, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोक्स ही होते हैं। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकाई, ये क्या है, अनियमित रूप से विभाजित होकर अंगूर के गुच्छों के समान, इस प्रकार से अंगूर, आप लोगों ने अंगूरों का गुच्छा देखा है, उस प्रकार से अंगूरों के गुच्छे के समान ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर उदाहरण की बात करें तो स्टेफाइलोकोक्स ऑरियस होता है, क्या होता है, ओरियस। इसके अलावा लास्ट अगर बात करते हैं इसमें तो वो होता है सरसिनी, कौन सा होता है, सरसिनी, या इसको सारसिनी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सारसिनी भी इसको बोला जाता है। तो ये जीवाणु घनाकार या पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, किसके रूप में, घनाकार या पैकेट के रूप में पाए जाते हैं और नियमित आकृतियों के होते हैं, जैसे सारसिना लूटिया, इसका उदाहरण क्या होगा, आप लोग सारसिना लूटिया इसका उदाहरण जो है वो दे सकते हो, क्या उदाहरण दे सकते हो, सारसिना लूटिया जो है वो उदाहरण इसका दे सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें आगे 2 नंबर प्रकार की, तो 2 नंबर प्रकार जो है वो कौन सा होता है। 1 नंबर तो हमने कोक्स बात कर ली, कोक्स के अंदर मैंने आपको बहुत सारे बता दी। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर बेसिलस। बेसिलस का अर्थ होता है छड़, कैसा, छड़ाकार जीवाणु, कैसे जीवाणु, छड़ाकार, डंडे जैसे, आकृति कैसी होती है, डंडे जैसी आकृति होती है तो उन्हें छड़ाकार बोला जाता है। ये जीवाणु आपको बता दिए डंडे के समान होते हैं, इनके सिर गोल चपटे तनुकीले होते हैं, कसाबिका हो भी सकती हैं, कसाबिका नहीं भी हो सकती। इनके भी प्रकार होते हैं भाई, इनके भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, जैसे मोनोबेसिलस, जैसे कौन सा है, मोनोबेसिलस, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो डिप्लोबेसिलस। अब आप लोगों को नाम लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या अर्थ निकलने वाला है, स्ट्रेप्टोबेसिलस, ठीक है। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, जब एक छड़नुमा जीवाणु एकल रूप में पाए जाते हैं, जैसे बेसिलस, ये एकल रूप में ही पाए जाते हैं, ठीक है। डिप्लो, जब 2 जीवाणु साथ में पाए जाते हैं, जब 2 छड़ाकार जीवाणु क्या है साथ में पाए जाते हैं तो क्या होंगे, डिप्लोकोक्स। और स्ट्रेप्टोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस में ये एक श्रृंखला के रूप में पाए जाएंगे, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोक्स बताया था, यहाँ पे स्ट्रेप्टोबेसिलस है, तो ये श्रृंखला के रूप में छड़ाकार रूप में पाए जाते हैं, जैसे बेसिलस ट्यूबरोक्लोसिस, जिससे 6 रोग हो जाता है, ठीक है ना, ट्यूबरोक्लोसिस जो जाति है वो इसी के अंदर आती है, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया। इसके बाद में 3 नंबर प्रकार की अगर हम लोग बात करें कि 3 नंबर प्रकार जो है वो क्या होता है, 3 नंबर प्रकार होता है सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु, सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु, ये भी आपके तीसरा पार्ट है। सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु की बात करते हैं तो ये सर्पिला आकार में होते हैं या कुंडलित आकार के होते हैं, ठीक है ना। ये जो है एकल कोशिकीय संतत्र इकाइयों में पाए जाते हैं और इनमें कसाबिका जो है वो पाई जाती है। आप लोग इसका उदाहरण याद रख सकते हो, जैसे स्पाइरिलम, ठीक है ना, स्पाइरिलम, ठीक है। वैसे तो अगर वंश और जाति दोनों साथ में दिए होंगे तो आप आसानी से इनको समझिए, वंश हो गया, जाति हो गई माइनस। दूसरा उदाहरण भी बता देता हूँ, स्पाइरिलम, दूसरा उदाहरण की बात करें स्पाइरिलम वोलुटेंस, स्पाइरिलम वोलुटेंस, ये सर्पिलाकार या कुंडलित होते हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, निम्न में से सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु है तो आपको स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम वोलुटेंस में से कोई एक मिलेगा तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद में 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो दिया हुआ है वो कौन सा है। 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो वो है आपके विवेरिया या कोमा। अब कोमा सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं, कोमा इसी प्रकार से लगाते हैं हम, तो ये कोमा के आकार के होते हैं, इसलिए इनको विवेरिया या क्या कहा जाता है, कोमाकार जीवाणु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, और इनके सिरे पर एक कसाबिका भी पाई जाती है, ये भी इनकी पहचान होती है। तो विवेरियो कोलाई, जैसे विवेरियो कोलेराई, ये इनका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। देखिए इस प्रकार के होते हैं, आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इस प्रकार से हो गए और इस प्रकार से इनके एक ये पाई जाती है। इसके बाद में देखिए 5 नंबर अगर हम बात करते हैं तो वो है तंतुमय, कैसे जीवाणु, तंतुमय जीवाणु।
जो किनके बने हुए होते हैं, तंतुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे बेसिलस जीवाणु है, ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में वृद्धि करते रहते हैं और सामान्यतः लोहा युक्त जल में पाए जाते हैं। जैसे लेट्रोथ्रिक्स है, क्लेडोथ्रिक्स है, बिगेटुआ है, ये सब आते हैं। इसके अलावा 6 नंबर लास्ट वाला जो है वो होता है बहुरूपी। कौन सा होता है? बहुरूपी। तो ये जीवाणु जो है वातावरणीय परिवर्तनों के अनुसार अपना जो है ना आकार या रूप जो है वो बदलते रहते हैं। सो इनको क्या बोलते हैं? बहुरूपी बोलते हैं। प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। ये तो बातें हो गई जीवाणु के प्रकार की। इसके बाद में टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया तो हो गया है हमारा। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में, वो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पूरी संरचना की अगर विस्तार से हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा इनकी संरचना के बारे में भी जान लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो देखिए स्ट्रक्चर में एक तो इनमें जो मुख्य भाग है वो तो सेल वॉल होती है, अर्थात कोशिका भित्ति होती है। दूसरा जो मुख्य भाग होता है वो होता है कैप्सूल। दूसरा भाग कौन सा होता है? कैप्सूल होता है। तीसरा भाग इनके अंदर अगर हम बात करें तो वो जीवद्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म। कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। 4 नंबर अगर हम लोग बात करें तो वो फ्लैजिला होती हैं। फ्लैजिला कौन सी होती हैं? जो कशाभिकाएँ होती हैं वो होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? कशाभिकाएँ होती हैं। सेल वॉल, कैप्सूल, प्रोटोप्लाज्म और फ्लैजिला, ये मुख्य होती हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया भी था, कोशिका भित्ति किन की बनी हुई होती है? इनमें प्रोटीन युक्त होती है और काफ़ी मोटी भी होती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति के बाहर जेली के समान एक अतिरिक्त परत भी होती है। ठीक है ना, इस कोशिका भित्ति में एक कोशिका भित्ति के अलावा जेली के समान एक अतिरिक्त परत भी होती है जिसे स्लाइम स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइम स्तर। ये शब्द भी आप लोग याद रख लेना। इसके अलावा कुछ जीवाणुओं में ये परत काफ़ी मोटी होती है। ठीक है ना, जो सेल वॉल वाली परत होती है ना, ये काफ़ी मोटी होती है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैप्सूल। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूमेरिक अम्ल तथा डाईएमिनोपिमेलिक अम्ल जैसे विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों की बनी होती है जिन्हें पेप्टोग्लाइकेन कहा जाता है। ठीक है ना, जो भित्ति होती है ना ये किन की बनी हुई होती है? ध्यान से सुनना, म्यूरेमिक अम्ल और साथ में डाईएमिनोपिमेलिक अम्ल। ठीक है, इन अम्लों से मिलकर बनी हुई होती है जिन्हें हम पेप्टोग्लाइकोन भी बोल देते हैं, शॉर्ट में पेप्टोग्लाइकेन भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? पेप्टोग्लाइकेन भी इनको बोल दिया जाता है। तो ये तो इनकी कोशिका भित्ति हो गई। इसके बाद में सेल वॉल की अगर बात करें कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस प्रकार की होती है, उसकी भी अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए वो किस प्रकार की होती है, उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ। सेल वॉल तो बता दी। इसके बाद में जीवद्रव्य की बात कर लेते हैं। तो जीवद्रव्य जो है ये कोशिका झिल्ली के द्वारा ढका रहता है और इसमें बहुत सारे पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं। डीएनए भी होता है जो आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके अलावा मीजोसोम भी होते हैं। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? मीजोसोम, जो मध्य के अंदर स्थित होती हैं। झिल्ली में कहीं कहीं अंदर धसी हुई कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मीजोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो कुछ इसकी जीवद्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में होगी। तो यहाँ से प्रश्न आने की कोई ज़्यादा संभावना जो है वो नहीं है। कशाभिकाएँ, तो जीवाणु में मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा हूँ कशाभिकाओं के बारे में कि जीवाणु के अंदर जो कशाभिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं, कुछ में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कशाभिकाएँ भी अनुपस्थित और उपस्थित हो सकती हैं और ये क्या है? इनमें चल या गति प्रदान करती हैं। देखिए इनके आधार पर भी जीवाणु कई प्रकार के हो सकते हैं। 5 प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मैं 5 प्रकारों के नाम और उनके उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। पहला जो होता है वो होता है अकशाभी। पहला कौन सा है? अकशाभी। पहला कौन सा है? अकशाभी। अकशाभी हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो एककशाभी। ठीक है ना, इसके ऊपर वाले को तो एट्राइकस बोला जाता है, नीचे वाले को मोनक एट्राइकस बोला जाता है। एक होता है गुच्छकशाभी। एक क्या होता है? गुच्छकशाभी होता है। एक होता है उभयकशाभी। एक क्या होता है? उभयकशाभी होता है। एक होता है परिकशाभी।
प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या है 5 प्रकार के क्या होते हैं ये होते हैं, ठीक है ना। कसाब के आधार पर, कसाबिकाओं के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं दोस्तों आगे है कसाबी के अंदर, तो इनमें कसाबिकाएँ नहीं होती। जैसे माइक्रोकोक्स, माइक्रोकोक्स के अंदर किसी प्रकार की कसाबिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। एक कसाबी, इनके अंदर केवल एक कसाबिका होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था विवेरियो कोलेराई, ठीक है ना। विवेरियो कोलेराई कैसे थे? जो विवेरियो कोलेराई कैसे जीवाणु थे? जिनमें कोमाकार जीवाणु थे। गुच्छ कसाबी, इनमें गुच्छे के रूप में एक से अधिक जो है वो पाई जाती हैं, जैसे थायोस्पाइरिलम, थायोस्पाइरिलम हो गई। इसके अलावा उभय कसाबी में इनके दोनों सिरों पर एक या अधिक कसाबी, उभय का मतलब दोनों, और सिरों पर होती हैं, जैसे स्पाइरिलम, सर्पिलाकार जो थे स्पाइरिलम। इसके अलावा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, इनके अंदर क्या है ये पाए जाते हैं। परिकसाबी की कसाबी में अगर बात करें तो बेसिलस टाइफस, बेसिलस टाइफा बोल सकते हो। जब जीवाणु कोशिका की चारों ओर क्या है बहुत सारी, परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर कसाबिकाएँ होती हैं, चारों ओर दोनों सिरों पर गुच्छों के रूप में केवल एक, और अगर कोई भी ना हो तो एकसाबी। ये इनके उदाहरण बताएं तो यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना जो है वो बनती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पोषण की। जीवाणु में किसकी बात कर लेते हैं? पोषण की। पोषण की अगर बात करते हैं तो जीवाणु पोषण के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है स्वपोषी, एक तो क्या होगा? स्वपोषी। देखिए इनके बारे में इनके उदाहरण पता होना चाहिए। एक होता है परपोषी या विषमपोषी, एक ही बात है, परपोषी लिख सकते हो या विषमपोषी। स्वपोषी मैं बता चुका हूँ कवक वाले में, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अगर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं वो अपना भोजन क्या है स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए स्वपोषी में अगर बात करें, स्वपोषी में अगर बात करते हैं कि स्वपोषी जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी हो सकते हैं, जैसे क्रोमीसियम, क्लोरोबियम, ठीक है। इसके अलावा रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी अगर बात करते हैं तो ये रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, ठीक है। रसायन संश्लेषी में अगर गंधक, ठीक है, अमोनिया, नाइट्रस, लोहा आदि का उपयोग करके जो जीवाणु जीवित रहते हैं, जिन्हें गंधक जीवाणु या लोहा जीवाणु कहा जाता है, ठीक है। जैसे बेगियोटोआ है जो गंधक जीवाणु है। लोहा जीवाणु की बात करते हैं तो वो भी क्या है, जैसे गेलियोनेला, लेप्टोथ्रिक्स, ये इसमें आते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हाइड्रोजन जीवाणु, ये जीवाणु क्या है? आणविक हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीकृत करने वाले, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करने वाले, ठीक है ना। नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करने वालों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीकृत जीवाणु कहलाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोक्स, और नाइट्रोबैक्टर, बैक्टोडर्मा, ठीक है। ये इस श्रेणी के जो जीवाणु हैं वो होते हैं। इसके बाद में मीथेन जीवाणु भी होता है, जो क्या है मीथेन को ऑक्सीकृत करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मीथेनोमोनास। परपोषित जीवाणुओं की बात करते हैं ना, तो ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये तो स्वपोषी की बात होगी। परपोषित की अगर बात करते हैं तो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मर्तजीवी जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे बेसिलस जातियाँ। कौन सी जातियाँ? बेसिलस जातियाँ। परपोषित में सेकंड कंडीशन की अगर बात करते हैं कि और कौन से आ सकते हैं परपोषी के अंदर, तो एक तो आपको मर्तजीवी बता दिया, एक सहजीवी जो साथ साथ रह के साथ साथ जीवन यापन करके भी क्या है अपना भोजन जो है वो निर्माण करते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम की बात करते हैं तो जो लेग्यूमिनकुल होते हैं ना, लेग्यूमिनेसिकुल दाल वाली पादप जो हैं उनकी जड़ों में रहकर अपना जीवन यापन करता है, इसलिए इसे सहजीवी जीवाणु भी कहा जाता है। एक होता है परजीवी जो दूसरे जीव में रहकर, ठीक है ना, दूसरे जीव में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कॉर्निबैक्टीरियम है, ठीक है ना। इसके अलावा जेंथोमोनास है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कह रहा हूँ मैं? मर्तोपजीवी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, बेसिलस हो गया।
सहजीवी जो किसी के साथ रहकर, जैसे राइजोबियम है जड़ के साथ रहकर। परजीवी जो दूसरे जीवों में रहकर, जैसे ज़ैंथोमोनास है, कार्निबैक्टीरियम है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात। अब बात कर लेते हैं जीवाणुओं में जनन की। श्वसन की अगर बात करते हैं, श्वसन के बारे में भी बता देता हूँ। जीवाणुओं में तो ऑक्सी श्वसन भी हो सकता है, अनोक्सी श्वसन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सी श्वसन, और अगर अनुपस्थिति में होगा तो अनोक्सी श्वसन। और अनोक्सी श्वसन का आप लोगों को उदाहरण याद रखना है। किसका? अनोक्सी श्वसन का आप लोग उदाहरण जो है वो याद रख लेना। वो कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, बाकी में तो होता ही है ऑक्सी श्वसन, ठीक है ना। अनोक्सी श्वसन, बिना ऑक्सीजन के ही जो जीवाणु क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, वो कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम। इसके बाद में जनन की बात करते हैं तो कायिक जनन होता है, जो द्विविखंडन द्वारा हो सकता है, मुकुलन द्वारा हो सकता है। अलैंगिक जनन भी होता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो कोनोइडिया द्वारा हो सकता है, एंडोस्पोर द्वारा हो सकता है। लैंगिक जनन की बात करते हैं, देखिए जनन आपको बता ही देता हूँ, इतना पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जनन की बात करते हैं तो तीनों प्रकार का जनन जो है वो पाया जाता है। कायिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन, कायिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कायिक जनन में कौन कौन से हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, कायिक जनन में अगर हम बात करें तो कायिक जनन के अंदर बात करते हैं तो द्विविखंडन या द्विखंडन। दूसरा अगर बात करें मुकुलन के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। अगर अलैंगिक जनन में बात करते हैं तो एंडोस्पोर द्वारा, बीजाणु द्वारा, कोनिडिया द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया द्वारा। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो सहयुग्मन, पूछ सकता है, सहयुग्मन। इसके अलावा पारकर्मण, इनका भी पूरा विस्तार है लेकिन इतना हमारे नहीं आएगा। और रूपांतरण, और क्या? रूपांतरण। ये क्या हो गए? इनके माध्यम से क्या होता है, जो जीवाणु है वो लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड लास्ट जो मुख्य बातें हैं वो हम करते हैं कि जीवाणु जनित मानव रोग कौन कौन से हैं। समझ रहे हो बात मेरी? जीवाणु जनित मानव रोगों की बात करते हैं। उसके बाद में हम जीवाणु जनित पादप रोगों की बात करेंगे और उसके बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा आर्थिक महत्व और हानिकारक महत्व। तो ध्यान रखना, आर्थिक महत्व और हानिकारक महत्व हमें बहुत जरूरी है पढ़ने, और वही मेन जो हमारे सिलेबस में है वही है, ठीक है। ये तो हमने सामान्य जानकारियाँ जो है वो प्राप्त कर ली। तो देखिए जीवाणु जनित मानव रोग, जीवाणु जनित मानव रोग, जीवाणु जनित मानव रोग। मैं आपको कुछ विशेष रोगों के नाम बताऊंगा। मैं न सिर्फ रोगों के नाम लिखूंगा, बाकी मैं आपको सभी के जो रोगजनक होते हैं अर्थात जीवाणु के नाम भी साथ में आपको बता दूंगा। देखिए जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनमें एक तो होता है निमोनिया। कौन सा होता है? निमोनिया रोग। एक होता है टीबी या क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। एक होता है टाइफाइड। एक कौन सा होता है? टाइफाइड। एक होता है टिटनेस। एक होता है पीलिया। ध्यान से सुन लेना, मैं सभी के नाम लिख रहा हूँ। पीलिया। एक होता है प्लेग। एक होता है कुष्ठ रोग। एक होता है डायरिया या अतिसार बोला जाता है इसको। एक होता है जठरांतर शोथ और एक होता है हैजा। ये मुख्य जीवाणु जनित रोग हैं। क्या है ये? मुख्य जीवाणु जनित। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एक नंबर जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया रोग जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा। टीबी की बात करते हैं तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, इसीलिए इसको टीबी नाम दिया गया। टाइफाइड, ये साल्मोनेला टाइफी। देखिए निमोनिया में न्यूमोनिया आ गया, इसमें टीबी में ट्यूबरक्लोसिस, इसमें टाइफी, ठीक है ना। क्लोस्ट्रीडियम साल्मोनेला टाइफी। टिटनेस तो टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो जनित जो जनक हैं उनका नाम तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। पीलिया रोग जो है, जुंडाइस जिसे बोलते हैं, ये लेप्टोस्पाइरा इक्टीरा। अगर बात करें लेप्टोस्पाइरा इक्टीरो। इसके अलावा आप
हीमोराइजी भी शब्द याद रखना, हीमोराइजी कई बार ये भी दे देते हैं, इसके द्वारा भी होता है। प्लेग जो एक महामारी के रूप में फैली थी, ठीक है। पास्चुरुला पेस्टिस, ठीक है। कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलता है, किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा। डायरिया की बात करें तो बेसिलस कोलाई द्वारा फैलता है। जठरांतर शोध रोग जो होते हैं वो एस्चेरिचिया कोलाई द्वारा फैलते हैं। और एज्जा रोग फैलता है कोमाकार जो जीवाणु होता है विविरियो कोलेरी या कोलेराई, ठीक है ना। एज्जा रोग उसके द्वारा जल जनित रोग होता है, ठीक है ना। जल के द्वारा इसका प्रसारण जो है वो आगे से आगे होता है। तो ये जीवाणु जनित मानव रोग थे। क्या थे? मानव रोग। अब हम बात करते हैं जीवाणु जनित पादप रोग। जीवाणु जनित पादप रोग। जीवाणु जनित पादप रोग की बात करते हैं कि जीवाणु जनित पादप रोग कौन से होते हैं। तो जीवाणु जनित पादप रोग में एक तो होता है आलू, खीरा व बैंगन में मलानी रोग। कौन सा होता है? आलू, खीरा व बैंगन में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं मलानी रोग। कौन सा रोग? आलू, खीरा, बैंगन में मलानी रोग हो जाता है, ठीक है। और मलानी रोग जो होता है वो होता है सूडोमोनास सोलेनिसिएरम के द्वारा। सूडोमोनास, ठीक है, ये शब्द आप लोग याद रख लेना। सूडोमोनास द्वारा ये रोग होता है। इसके अलावा मूली, टमाटर, गोभी में गलन रोग। दूसरा, मूली, टमाटर के अंदर गलन रोग। ये रोग जो होता है ये इरविनिया इरविनिया एराइडी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इरविनिया एराइडी द्वारा होता है। इसी प्रकार तीसरे रोग की अगर बात करें तो सेब, जो नाशपाती आती है, ठीक है, इनमें अंगमारी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अंगमारी। देखिए मैंने एक तो मलानी रोग लिखा था जो स्यूडोमोनास द्वारा, एक लिखा था गलन रोग, ये इरविनिया एराइडी द्वारा। सेब, नाशपाती में अंगमारी रोग, तो ये रोग हो जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस। ये जो रोग है इसी इरविनिया जाति की एक और जो है एमाइलोविरा द्वारा होता है। इरिनियोविरा वंश की एक और जाति है, एमाइलोविरा द्वारा ये रोग होता है। इसी प्रकार क्राउन गोल रोग होता है एक, क्राउन गोल रोग, ये जो है सेब चुकंदर में होता है। ये होता है एग्रोबैक्टीरियम की जातियों द्वारा होता है। इसके अलावा एक नींबू में कई बार आया हुआ है परीक्षा में, राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया है, सिट्रस कैंकर रोग। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो जेंथोमोनास सिट्राई द्वारा। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ है, जेंथोमोनास सिट्राई द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्राई द्वारा होता है। अब जो लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व के बारे में, और लास्ट में आपको थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में हमारा जीवाणु का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जीवाणु जनित पादप रोगों की भी बात कर ली, जीवाणु जनित मानव रोगों की भी बात हम लोगों ने कर ली है। अब देखिए आर्थिक महत्व, मैं एक ही लाइन में आपको सब आर्थिक महत्व बता दूंगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो महत्व हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण महत्व जो है जीवाणुओं की उनकी बात करेंगे। तो देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, किसकी? भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, समझ आ गई बात। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन से होते हैं जीवाणु, उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो अमोनिया कारक जीवाणु, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक, ठीक है, और भी होते हैं। तो इनके आपको उदाहरण याद रखने हैं कि भूमि की उर्वरता को कौन से जीवाणु बढ़ाते हैं। तो बेसिलस रेमोसस, इसके अलावा बेसिलस माइकोइडिस, इसके अलावा एजेटोबैक्टर, और भी बहुत सारे हैं जिनके आप लोग नाम जो है वो उदाहरण जो है वो याद रख सकते हो। इसके अलावा जीवाणुओं के औद्योगिक महत्व भी होते हैं, ठीक है, उद्योगों में भी ये काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? जैसे डेयरी उद्योग में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? डेयरी उद्योग में, भोजन प्राप्ति में, ठीक है, डेयरी उद्योग भोजन प्राप्ति में भी ये काम आते हैं। जैसे दूध को दही में कौन सा जीवाणु चेंज करता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो ये भी इनका औद्योगिक महत्व है।
इसी प्रकार कॉफ़ी, कोको तथा चाय में सुगंध व विशिष्ट स्वाद उत्पन्न करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें चमड़ा उद्योग में भी ये काम आते हैं। किस में काम आते हैं? चमड़ा उद्योग के अंदर भी ये काम में आते हैं। रसायन उद्योग में भी काम में आते हैं। रेशा उद्योग में भी काम में आते हैं। ठीक है। और जीवाणुओं से अगर हम बात करें तो जीवाणुओं से प्रतिजैविक या औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? प्रतिजैविक व औषधियाँ भी जो है वो बनाई जाती हैं। जैसे कुछ जीवाणुओं के संवर्धन से विटामिन प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, इससे विटामिन प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन नामक विटामिन बी जो है वो इकोलाई जो मनुष्य के आंतों में पाया जाता है, इससे विटामिन बी व पाचन सहायक एंजाइमों का निर्माण होता है। तो विटामिन बी, ठीक है ना, बी होती है ना विटामिन बी, इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? ई कोलाई के द्वारा होता है, जो मानव के आंत में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और इसमें रोगों की और उसके महत्वों की, तो गाय, घोड़ा, भैंस आदि जंतुओं में सेलुलोज के पाचन में भी कुछ जीवाणु काम आते हैं। बहुत सारी प्रतिजैविक औषधियाँ भी काम बनाई जाती हैं, जैसे टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ प्रतिजैविक होते हैं जो इनसे प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा मल निष्पादन में भी काम करता है। ठीक है ना, मल निष्पादन तंत्र जो होता है ना, जो हम अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन में भी ये काम आता है और शुद्ध बनाता है। ठीक है। पीड़कनाशी पदार्थों का अपघटन करने के लिए भी काम आता है, जैसे 2,4-D आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, पीड़कनाशक जो होते हैं वो भी इनसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा कीटों का नियंत्रण करने में भी काम आते हैं, जैसे बेसिलस यूरियंसियस एक विशेष प्रोटीन का विष बनाता है जो क्या है कीटों का नियंत्रण करता है। इसके अलावा इनके हानिकारक महत्वों की बात करते हैं। किनकी? हानिकारक, क्योंकि लाभदायक और अलाभदायक दोनों दिए हुए हैं हमारे। तो हानिकारक की अगर बात करें कि हानिकारक कौन से होंगे, तो हानिकारक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, हानिकारक के अंदर जीवाणु एवं भोजन विषाक्तता। बहुत सारे जीवाणु क्या होते हैं? भोजन को खराब कर देते हैं, दूध को खट्टा कर देते हैं, मक्खन को सड़ा देते हैं, फल व सब्जियों मांस को भी सड़ा देते हैं। तो ये इनका हानिकारक प्रभाव होता है। इसी के अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन को जहरीला बना देते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। ये क्या है? भोजन को खराब कर देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, और इसे बोटुलिज्म भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले कि बोटुलिज्म निम्न में से किससे संबंधित है? तो जीवाणु से संबंधित है और भोजन विषाक्तता का कार्य करता है, जिसमें भोजन जहरीला हो जाता है और जिसका सेवन करने से व्यक्ति मर भी जाता है। रोग संक्रमण व बहुत सारे जीवाणु जो हैं वो रोग फैलाने का, जैसे हमने जीवाणु जनित पादप रोगों की बात की, मानव रोगों की बात की, तो बहुत सारे जीवाणु जो हैं वो पादप रोग भी फैलाने का काम करते हैं और मानव रोग फैलाने का काम भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके आर्थिक महत्व हो गए। क्या हो गए? आर्थिक महत्व हो गए। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जीवाणु जो होते हैं इनकी और क्या बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो जीवाणुओं से भी छोटे आकार के जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा जो मैं आपको बता रहा था, माइकोप्लाज्मा, ये जीवाणुओं से भी छोटे आकार के होते हैं। ठीक है। इनमें एक शब्द आता है कि प्लूरिन्यूमोनिया रोग के जो रोग कारक हैं वो इन्हीं के द्वारा होते हैं पशुओं में। ठीक है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर और महत्वपूर्ण बातें अगर हम बात करें और भी महत्वपूर्ण बातों की, तो प्रतिजैविक मैंने बताया लगभग 60 से अधिक प्रकार की प्रतिजैविक जो है वो इनसे प्राप्त की जाती हैं। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन में भी ये काम है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है। ई कोलाई जीवाणु जो है वो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में विशेष रूप से उपयोगी होता है। ई कोलाई, ठीक है ना, ई कोलाई बोलते हैं इसको। ये डीएनए पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेट जो डीएनए तकनीक है उसके अंदर भी ये काम में आता है। कौन? ई कोलाई जो है वो काम में आता है। ओके। इसके अलावा और भी अगर बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरियम जो होता है वो रेशा उद्योग में काम आता है। किसमें काम आता है? रेशा उद्योग में काम आता है। ठीक है। कोशिका भित्ति आपको मैंने 2 अम्लों द्वारा या पेप्टोग्लाइकोन की बनी हुई होती है या प्रोटीन युक्त होती है, जिसके कारण ये विश्व स्तर पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम भी करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है,
एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है। राइजोबियम के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके मूल के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? उनके मूल के अंदर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था इन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और हमें माइकोप्लाज्मा की बात भी बता दी मैंने, ये जीवाणुओं से भी छोटे आकार के होते हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति जो होती नहीं है, कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। क्या नहीं होती है? जो सेल वॉल होती है वो इनके अंदर नहीं होती है, अर्थात एब्सेंट होती है। इसके अलावा ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं, सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी जीवित कोशिका यही होती है, जबकि बड़ी कोशिका जो स्तुर्मुर्ग होता है उसका अंडा होता है, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या रह सकती है? जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए भी रोग फैलाने का काम करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा भी क्या है? रोग फैलाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 2 टॉपिक पूरे हुए हैं, एक तो कवक और एक जीवाणु। अगला वीडियो में लेके आऊँगा आपके पास वायरस का। तो वायरस वाले वीडियो के अंदर भी हम बहुत सारी बातें जानेंगे। वायरस क्या होते हैं, हमें बहुत परेशान किया है कोविड-19 ने भी, वो भी एक वायरस जनित रोग है, उसकी भी हम बात जो है वो साथ में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।